छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन 34 जो है वीवीआईपी हैं। वैसे तो 44 हैं, लेकिन चूंकि पहला चरण जब हुआ तो उसमें 10 वीवीआईपी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस चरण में 34 है और यहां पर 10 भूपेश कैबिनेट के मंत्री चुनाव मैदान में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई जी। बहुत स्वागत है रवि जी आपका। चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इधर कांग्रेस की तरफ रुख करें, आरपी सिंह जी और जो है प्रखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी आपका भी स्वागत है, निडरता के साथ अपनी बात कहते हैं। आरपी सिंह जी, पहले आपका रुख कर रहे हैं। देखिए, अभी एजाज ढेबर जी को आपने भी सुना होगा, हम सब दर्शक भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है इस बार फिर से सत्ता आ रही है कांग्रेस की 110%। लेकिन इस बीच हम सबसे पहले मतदान प्रतिशत की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला, वो कम से कम अभी 11:32 कुछ सेकंड हुए हैं। अभी तक वो उत्साह यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, 70 विधानसभा सीटों पर नहीं दिखाई दे रहा। इसे लेकर कहीं कुछ है दिल में, धक धक धड़कनें बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हुआ, लोग पहुंच नहीं रहे हैं, या क्या वजह हो सकती है इसकी? ये फिर जो आप दावे कर रहे हैं, ये कैसे खरे उतरेंगे? समझिए, मतदान का प्रारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि अपने घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जहां तक पहले चरण की बात है, निश्चित याद है कि उसमें भी एक कर आ रहा था कि 6% जो है इस बार छू नहीं पाएगा, और मैंने आप ही के चैनल पर कहा था कि 76% अंतिम जब जानकारी आएगी तो उसको पार कर जाएगा, और हुआ भी वही। लगभग 1.5% मतदान पहले चरण में ज्यादा हुआ था, जहां पर पिछले चुनाव में हमने 20 में से 19 सीटें जीती। अभी जो 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है, पिछले चुनाव में हमने इसमें 70 में से 50 सीटें जीती। तो मतदान का प्रतिशत जो पिछले चुनाव में था उससे क्रॉस करेगा और हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। तो हमने जो लक्ष्य रखा 80 और 75 पार, वो हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं तो आज सुबह 8:20 पर जहाँ मेरा मतदान बूथ था, वहां मैंने जाके मतदान किया। तो मुझे बड़ा खुशी हुई देख के कि 8:20 पर मैं जब वहां गया तो मुझसे पहले वहां 40 से 50 लोग लाइन में खड़े थे। तो अगर रायपुर शहर में 40-50 लोग सुबह 8 बजे से मतदान देने के लिए आ जाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों में इसको लेकर रुझान बहुत अच्छा है और लोग चाहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि पिछले चुनाव में जितने वोट पड़े थे उससे 1-2% ज्यादा मतदान होने की संभावना है। चलिए ठीक है, तो इंतजार करना होगा शाम 5 बजे तक का। रवि भोई जी, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? वैसे जनरली शहर की जनता, चूंकि आज छुट्टी भी कर दी है कई जगह, तो लोग सोचते हैं कि नाश्ता पानी खा पी कर आराम से, चूंकि हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, तो अब इस बीच थोड़ी धूप निकल आए, उसके बाद हम पोलिंग बूथों तक जाएंगे अपना काम निपटा के। तो इसे ऐसे ही समझा जाना चाहिए कि अब जो 12 बजे के बाद है मतदान प्रतिशत, वो बढ़ेगा। क्या कहता है आपका अनुभव? जी, निश्चित तौर से सोनल जी, 12 बजे के बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और उत्साह है लोगों में। और सुबह सुबह से कई जगह पे लाइन लगने की खबर आई और मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। शहरी इलाकों में दिनचर्या विलंब से शुरू होता है, इसलिए भले ही 8 बजे से मतदान होगा, कुछ केंद्रों में पहुंच गए हैं, लेकिन अधिसंख्य लोग तो फिर 11-12 बजे के बाद, अब आप जब 12 बजे के बाद आप आकलन करेंगे तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और लोगों में उत्साह है। जो मतदान केंद्रों में लोग पहुंच रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा। बिल्कुल। तो लोगों, अब आपकी बारी है, ये कह रहे हैं हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी बैठे हुए हैं। आरपी सिंह जी भी आपके साथ अपील कर रहे हैं दर्शकों कि आप लोग जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको जरूर पहुंचना चाहिए, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो जरूर पहुंचना चाहिए। नेता तो हार फूल माला डालकर आपके दरवाजे खूब आ गए, अब आपकी बारी है कि आपको अगले 5 साल के लिए किसको हार गले में डालना है। फिलहाल आरपी जी, 10-10 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस बार यानी दूसरे चरण के चुनाव मैदान में हैं। तो इतनी सारी एक लंबी प्रतिक्रिया के बीच जो है चयन हुआ, लेकिन इस तरह की खबरें और बीजेपी कहती रही कि भाई टिकट वितरण इतना करने के बाद भी, इतने ब्लॉक स्तर से लेकर हर तरह की इतनी बड़ी संख्या के बीच जब पहुंचे उम्मीदवारों के नाम, उसे एक लंबे माथापच्ची के बाद तय किया, फिर भी खटपट जारी अंदर, और इनके अपने ही इनको नुकसान पहुंचाएंगे। आरपी सिंह जी को कहीं ये लगता है क्या डर? भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती, वो हमेशा दूसरों पर आश्रित होकर चुनाव लड़ते हैं और उसकी उम्मीद से ये सोचते हैं कि हर बार
बिल्ली के भाग से चीका टूट जाएगा और बिल्ली को जो है मलाई खाने को मिल जाएगी। 15 साल तक अजीत जोगी जिनकी मदद करते रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि राज्य के प्रभारी आते शिवप्रकाश जी, उनका बयान अखबारों में छपा। उन्होंने कहा था कि 15 वर्षों तक एक अदृश्य मित्र हमारी मदद करता रहा, और जैसे ही वो मित्र हमसे जुदा हुआ, हम धड़ाम से आके जमीन पे गिर गए। इस बार इन्हें ऐसे ही लगता है कि इनकी को मददगार करने वाला है। आप देखिएगा, बड़ी उम्मीद से देख रहे थे टीएस बाबा साहब की तरफ। टीएस बाबा साहब ने जो तमाचा मारा, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर आज भी छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं घर बैठना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। ये ऐसे ही लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कुछ भरोसे हमें वोट मिल जाए। तो वोट अब सिर्फ नैरेटिव सेट करने से नहीं मिलता, काम करने से मिलता। 15 साल जनता ने आपको मौका दिया। 15 साल में आपने क्या किया? छत्तीसगढ़ को सबसे गरीब राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ को सबसे बीमारू राज्य 15 साल बनाया। का तो हिसाब नहीं होगा ना आरपीजी, अब तो 5 साल का हिसाब होगा, क्योंकि आपको सत्ता दी थी। अब ये 5 साल में कितने वादे पूरे, कितने अधूरे, इस पर हिसाब किताब कर रही है जनता। रवि भोई जी, चूंकि अब उन्होंने कहा वादे कितने अधूरे और हमने पूरे वादे किए, 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी आरपीजी कह रहे थे। लेकिन इस बार का जो घोषणा पत्र है, पिछली बार तो कांग्रेस ने खूब मेहनत की थी, इस बार क्या है, एक दूसरे को देख देख कर बात तक ये घोषणाएं होती रही कि हम क्या क्या आपको देने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुकाबला बड़ा टक्कर वाला है, बड़ा नजदीक सा है। घोषणा पत्र मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि लोग, जो जनता है, वो साथ में लेके जाए, थोड़ा देख ले कौन क्या कर रहा है, बहुत आगे पीछे नहीं है ना। तो ऐसे में किसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी लगेगी जनता को, आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर से जिस तरह घोषणाएं हुई कांग्रेस ने की और भारतीय जनता पार्टी ने, तो कई ऑप्शन जनता के सामने हैं और वो तुलना करेगी किसकी है। कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही कई घोषणाएं कर दी थी और बाद में भी कुछ घोषणाएं उसने जोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले बार जो किसानों के लिए कुछ नहीं किया था, इस बार किसानों के लिए किया। 2 साल का बोनस देने की बात की, धान भी खरीदने के लिए 31 रुपए क्विंटल तय किया, 21 क्विंटल खरीदने का फैसला किया, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए कई तरह की घोषणाएं की। तो ऑप्शंस है। पिछली बार 2018 में था कि कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इस बार किसान किसको देख के करते हैं, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन घोषणाएं बहुत सारी हैं, लोगों को लुभावने घोषणाएं दी हैं, प्रभावित करने की कोशिश की दोनों दलों ने किया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो एक कठिन निर्णय, कठोर निर्णय लिया है, उसने अपने 22 एमएलए के टिकट काट के नए चेहरे को दिया है। ये बड़ा फैसला किया है। जहां लगा कि उसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता था, उन विधायकों के टिकट काट दिए। इसलिए कहीं न कहीं टिकट के मामले में तो कांग्रेस बड़ी बेरहमी से पेश आई है। तो बेदर्दी जो इतनी दिखाई है टिकट के मामले में, जो आप कह रहे हैं रवि भोई जी, देखिए ठीक है, टिकट आपने काटा और आपने कहा कि आप एंटी इनकम्बेंसी से बच जाएंगे, लेकिन अभी क्या, जिनको नाराज किया, जिनके टिकट काटे, उससे बच जाएगी कांग्रेस? वो बहुत फायदा, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ जो है वो साइलेंट हो गए। लेकिन वो साइलेंट हुए इसलिए कि नाराज हैं, या उनको लगा कि नहीं, हम पार्टी का निर्णय मान लेते हैं क्योंकि हमें सत्ता में दोबारा आना है? देखिए, जिस तरह से कुछ कांग्रेस के टिकट काटे, उसमें कुछ बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दूसरे दलों के प्रत्याशी हो गए हैं, कुछ घर भी बैठ गए हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचार किया या जिस तरह से लोगों को, मतदाताओं को आकर्षित करने का काम किया है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि मतदाता उससे कितना प्रभावित होते हैं। क्योंकि पार्टी का सिंबल बहुत फैक्टर होता है, और यदि जनता चाहती है कि हम सरकार चुने, कांग्रेस की चुने या भाजपा की चुने, पार्टी का चुने, और उनके जो वादे किए हैं उस पर भरोसा करके करते हैं, तो फिर बागी होने या फिर साइलेंट बैठने का कोई असर नहीं दिखेगा। जी बिल्कुल। और तस्वीरें तो हम रवि भोई जी बता ही रहे हैं, साथ ही साथ बात कर लें मध्य प्रदेश के बारे में। यदि आपसे समझना चाहें तो क्या कह रहा है आपका आकलन इस बार? वहां भी मुकाबला जो है वो कांटे का ही है। और देखिए, यहाँ पर जो घोषणा पत्र में पिछली बार रखा था, चाहे हम गोबर की बात कर लें, चाहे बिजली जैसी की बात कर लें, ये सब सुविधाएं इस बार वहां कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में दोहराई हैं, यानी असर तो हुआ है। तो ऐसे में कितनी मुश्किलात बढ़ती दिख रही है बीजेपी की? देखिए, वहां पे मध्य प्रदेश में तो स्थिति उलट है, क्योंकि पहले सरकार बनी थी कांग्रेस की, फिर उसके बाद भाजपा आ गई, और जो घोषणाएं पिछले बार की थी उसमें कुछ नहीं हो पाए थे। इस बार कांग्रेस वहां पे घोषणाएं पूरी करना, और नए घोषणाएं, चाहे गोबर खरीदी हो, महिलाओं को देने की, तो निश्चित तौर से कांग्रेस कई तरह से वहां की जनता को प्रभावित करने, जनता को आकर्षित करने की
तो सरोज पांडे जी को सुन रहे थे आप, और इस बीच वो कह रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। चेहरे को लेकर इस बार छत्तीसगढ़ में बहुत बात हुई, हालांकि ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश इससे दरकिनार रहा, वहां भी चेहरे को लेकर बात होती रही, चेहरे का सवाल उठाता रहा। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस दोनों ही जगह पर अपने चेहरों के साथ चुनाव मैदान में है, और ऐसे में वाकई में बीजेपी के लिए ये बिना चेहरे के उतरना, क्या ये भी प्रभावित करेगा वोटों को, ये देखना दिलचस्प होगा, ये जानना दिलचस्प होगा। इस वक्त दो मेहमान हमें दिख रहे हैं स्टूडियो में। रवि भोई जी तो मौजूद हैं ही, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मध्य प्रदेश से अरविंद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे मध्य प्रदेश को लेकर आपकी समझ अब तक की क्या कह रही है, जो वोटिंग प्रतिशत है वहां का, या जो अब तक वहां पर वोट करने लोग पहुंचे हैं, या 2023 के जो मुद्दे हैं, लहर है कि नहीं है, मुद्दे हैं कि नहीं है, या सिर्फ घोषणा पत्र है, या सिर्फ एक जो हिंदुत्व का मुद्दा रहता है, या कहें आखिरी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत झोंकी है और वो सब उन्हीं विषयों पर आ गया। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो आखिरी में जो सबसे लास्ट सभा ली प्रियंका गांधी जी ने, उन्होंने 2020 को याद दिलाया। क्या इस बार दिखाई दे रहा है आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो यह है कि सालों बाद ये मैं पहला चुनाव ऐसा देख रहा हूं जिसमें मुद्दे गौण हो गए। मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे आखिरी तक जो है देखा, और अगर किसी राजनीतिक दल ने मुद्दों पर आने की भी कोशिश की तो वो ज्यादा टिक नहीं पाया। तो पहली बात तो ये कि मुद्दे इस चुनाव में गौण रहे। इस चुनाव में कैंडिडेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, और जहां कैंडिडेट व्यवस्थित हो गए थे वहां पर जिस राजनीतिक दल से बेहतर कैंडिडेट मिला उसको कहीं ना कहीं तवज्जो मिली है। तो एक तो पहली बात जो मैंने आपसे बताई कि इस बार इस चुनाव में मुद्दे गौण थे। दूसरा जो है कैंडिडेट आधारित चुनाव रहा। तीसरा ये कि बहुत कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बरकरार रहे, कांग्रेस चाहती है कि 2018 में जिस तरीके से सरकार उसने मध्य प्रदेश की बनाई थी मध्य प्रदेश में, वो स्थिति फिर बने। इसलिए चुनाव का जो अंतिम सप्ताह था बहुत ही कशमकश वाला रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर्स जो है वो उन्होंने मैदान संभाला। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगे रहे। पार्टी के अन्य नेता भी जो है चुनाव प्रचार में जी बता रहे थे कि इस बार कैंडिडेट पर वहां पर हो रहा है। देखिए ना, अभी जो विवाद आया वो भी दोनों आपस में, क्योंकि देखिए इतना जो है आपा खो देते हैं, उसकी वजह ये भी है कि बड़ी उम्मीद कर रहे हैं इस बार दोनों ही दल, और इस तरह की खबरें सुबह से ही मध्य प्रदेश में कई जगह से आई हैं रवि जी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अच्छी बात है कि अभी तक फिलहाल नहीं आई है, और इसलिए कहते भी हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन अब शाम 5 बजे तक देखना होगा कि जुमला कितना कारगर रहता है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में तो मुद्दे गौण हैं पूरी तरीके से, सिर्फ कैंडिडेट पर चुनाव है। बीजेपी के पास अब कुछ रहा भी नहीं, उसने सब कुछ झोंक दिया मध्य प्रदेश में। यहां आपसे समझना चाहेंगे, यानी छत्तीसगढ़ में समझना चाहेंगे कि वाकई में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार, घोषणा पत्र पर चुनाव हो रहा है इस बार, या जैसे बीजेपी ने अपने तमाम वरिष्ठों को मैदान में उतार दिया, और आपने कहा कि टिकट चयन के मामले में बेरहमी के साथ टिकट काटे भी, यानी ये माना जाए कि वाकई में कैंडिडेट पर ही यहाँ भी इसी प्रकार चुनाव हो रहा है? देखिए सोनल जी, छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है, घोषणा पत्र पर ही चुनाव हो रहा है। कौन कितनी घोषणाएं कर सकता है, मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। विकास के मुद्दे हों चाहे फिर कोई और परियोजना के मुद्दे हों, चेहरे का, प्रत्याशियों के चेहरे और घोषणा, कौन कितनी घोषणा कर दे। कांग्रेस ने घोषणाएं की, घोषणा पत्र आने से पहले घोषणाएं की, उसके बाद भाजपा ने भी कई घोषणाएं की, और जब भाजपा ने घोषणा कर दी तो कांग्रेस ने फिर घोषणाएं की। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ घोषणाओं पे चुनाव हो रहा है, मुद्दे गौण है। इसके अलावा नेताओं के और जो चेहरे, जो प्रत्याशी हैं, वो उस पर भी निर्भर करेगा। और आप देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, यहाँ पर लगातार आते रहे, सभाएं ली और माहौल को बदलने की कोशिश की। तो घोषणाओं के साथ साथ जो केंद्र की नीतियां हों या जो मुद्दे हों, उन पे ज्यादा फोकस किया गया, लोकल मुद्दे यहाँ कम रहे। बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया मिल रही है अजय सिंह जी की, पहले दर्शकों के साथ साझा करेंगे। अजय सिंह, राहुल भैया क्या पूछ रहा है किसी को? कुछ नहीं, सिर्फ फोटो देखनी। आज
चुरहट विधानसभा क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है। महसाणा शिवराजपुर अपने गृह मतदान केंद्र में आया था अपना मत देने, और जो जिस तरह से रुझान दिख रहा है, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत ही शुभ संकेत है। प्रदेश में बदलाव की हवा है और पूरी उम्मीद है कि 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज होगी, और आप देख लीजिएगा न किसी योजना का, कोई चीज का असर पड़ेगा भाजपा का। इस बार पहली दफे मैं 8 या 9वां चुनाव लड़ रहा हूं चुरहट से लोकसभा मिला के, लेकिन जिस तरह से हम लोगों की शिकायतों में कोई कार्रवाई नहीं होना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं लेता, जिला प्रशासन तो मूर्ख दर्शक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है। धन्यवाद। भैया, लाडली बहना का कितना असर रहेगा मध्य प्रदेश में? लाडली बहना का मध्य प्रदेश में असर मुश्किल से 1% रहेगा, लेकिन हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम का 5% रहेगा, और अधिकारियों में पूर्ण सहयोग की भावना है, क्योंकि वो भी आने वाले समय में ओपीएम से ही प्रभावित होंगे। तो अजय जी को सुन रहे थे आप, जो कि चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं और काफी सीनियर लीडर हैं। समय समय पर आपसी विवाद, इसकी खबरें भी आती रही, रूठ गए, मान गए, ये सब समझ में आता रहा। अरविंद जी, लेकिन आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, बहुत संक्षेप में आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि अजय जी को सुन रहे थे। 7 सीटें ऐसी है महत्वपूर्ण जहां पर कांग्रेस के समीकरण को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट बदले भी गए, बदलने के बाद कितनों को बना लिया, कितनों को नहीं बना पाए, ये एक बड़ा विषय है। ये थोड़ी मुश्किलात रहेंगी क्या कांग्रेस के लिए? पर कांग्रेस ने जो टिकट बदले हैं, वहां पर ज्यादातर सीटों पर जो कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों के टिकट काट दिए हैं, वो बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ गए। चाहे वो जावरा का मामला हो, सुमावली का मामला हो, बड़नगर का मामला हो, तो इसका नुकसान सीधा कांग्रेस को हो रहा है, कांग्रेस के वोटर का डिवीजन हो रहा है। और इसी कारण जो है, जहां जहां टिकट बदले गए हैं, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार परेशानी में। कई जगह तो कांग्रेस के उम्मीदवार, मतलब कई जगह तो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो बागी है, उसके बीच मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी वो 3रे नंबर पे चल रहा है, तो कांग्रेस को नुकसान तो हो रहा है कि जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं। वो तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ ज्यादा ही हुआ है, क्योंकि अहंकार सर में चढ़ के बोल रहा है, घमंड सर में चढ़ के बोल रहा है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा से गलत हरकत करके चुनाव को किसी तरह गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, और उसका दुष्परिणाम कल हमने झेला भी है। और भी बैनर फाड़ना, झंडा उखाड़ना और शराब पिलाकर अपने लोगों को हमारी सभाओं में भेजना, ये निरंतर चलता रहा। मेरी श्रीमती से हुज्जत कर रहे थे कुछ लोग कल परसों, मतलब बेशर्मी की हद हो गई। भाई, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे लोग तो शांति प्रिय हैं, हम लोग तो कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर दूसरा छेड़े तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते। और ये हुआ है, कल अति हो गई कि इनके काफिले चल रहे थे, चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन किया इन्होंने। और वहां पर जिस तरह एक व्यक्ति ने कांग्रेस, तो विजय बघेल जी को सुन रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण सीट है पाटन, पूरी नजर है, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी और विजय बघेल जी, ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े चुनाव मैदान में। जेसीसीजे के अमित जोगी भी ने टक्कर देना। रवि जी, वाकई में पाटन बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद जी जिन क्षेत्रों की बात कर रहे थे वो भी काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आज सब कुछ है, क्योंकि आज की तारीख ही बेहद खास है। इसीलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका भी, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।